ऑडियो 2 राष्ट्रीय प्रगति के कुछ अनिवार्य मापदंड। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जीवन यापन की वस्तुओं में खाद्यान्नों का स्थान प्रथम माना जाता है। वस्त्र और आवास की सुविधा न रहने पर भी किसी तरह काम चलाया जा सकता है, पर अन्न के बिना तो जीवित रहना कठिन है। उत्पादन बढ़ाने में सबसे पहले उन वस्तुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिनके अभाव में जीवन मरण की स्थिति पैदा हो सकती है। साधन और सामर्थ्य ऐसे उत्पादन में नियोजित रहें जिनसे नकद मुद्रा की तो आय हो जाती है, पर वे मनुष्य जाति के लिए अनुपयोगी और हानिकारक हैं, तो इस नीति से उपयोगी वस्तुओं की कमी पड़ती जाएगी। उदाहरणार्थ, खाद्यान्न के क्षेत्र में आज भी अपना देश पूर्ण रूप से स्वावलंबी नहीं हो सका है। आधुनिक तकनीकी साधनों की पहुंच ग्रामीण क्षेत्र में सर्वत्र न होने से कृषि में उत्पादन बढ़ने का अनुपात अन्य देशों से कम है। उपलब्ध भूमि कृषि के लिए कम पड़ रही है। इन परिस्थितियों में अन्न उत्पादन की उपेक्षा करके कृषि योग्य भूमि का एक बहुत बड़ा भाग तंबाकू जैसे हानिकारक विष के उत्पादन में नियोजित करना निस्संदेह अदूरदर्शिता का ही परिचायक है। दुर्भाग्यवश नकद आमदनी की मात्रा अधिक मिलने से तंबाकू उत्पादन के लिए सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में तंबाकू की पैदावार विश्व के तंबाकू उत्पादन का कुल 8% होती है। तंबाकू की खेती करने वाले विश्व के देशों में भारत का स्थान तीसरा है। सन 1978 में 745,000 हेक्टेयर कृषि योग्य उर्वरा भूमि का प्रयोग तंबाकू की खेती के लिए किया गया, जिसमें कुल 81,648 मीट्रिक टन तंबाकू का उत्पादन हुआ। अनुमान है कि पूरे भारत में अब 4,500 हेक्टेयर जमीन में तंबाकू बोई जाती है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख टन तंबाकू पैदा होती है, जिसमें से 3/4 भाग की खपत यहीं हो जाती है। तंबाकू उद्योग से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में 17 करोड़ सिगरेटों तथा 44 करोड़ बीड़ियों का उत्पादन प्रतिदिन होता है। लगभग 70 करोड़ रुपए मासिक की सिगरेटें प्रति माह अपने यहाँ बनती हैं। उल्लेखनीय है कि तंबाकू उत्पादन के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि की हालत अंततः वैसी ही हो जाती है जैसे कि कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति की। कृषि विशारदों का मत है कि लगातार 10 वर्ष तक किसी भूमि पर तंबाकू की खेती की जाए तो वह इस योग्य नहीं रहती कि पुनः उसे अन्न उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सके। उसकी उर्वर क्षमता बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है। इस तरह तात्कालिक लाभ के लालच में अंततः दोहरी क्षति उठानी पड़ती है। उर्वरा भूमि तंबाकू उत्पादन में प्रयुक्त हो जाने से उससे होने वाले खाद्यान्न उत्पादन से वंचित रहना पड़ता है। साथ ही भूमि की रुग्णता एक अतिरिक्त संकट के रूप में जुड़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वर्ल्ड हेल्थ ने एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकाशित किया है कि तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में तंबाकू उत्पादक स्थान अपने देशों के सूखे किनारों पर स्थित हैं, जो निकटवर्ती कृषि योग्य अन्य भूमि को भी अपनी विषाक्तता से प्रभावित कर रहे हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र की बढ़ोतरी में तंबाकू उत्पादन स्थान विशेष रूप से सहायक है। शुष्क स्थानों पर ही तंबाकू की फसल अच्छी होती है। इसके लिए जंगली इलाके अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। पैसे के लोभ में हरे भरे वृक्षों से युक्त जंगलों को सफाया करने की भी परंपरा चल पड़ी है, ताकि उस स्थान से अच्छी अच्छी किस्म की तंबाकू उगाई जा सके। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार 3,63,000 टन तंबाकू के उत्पादन के लिए भारत में मात्र एक वर्ष में 12,86,000 एकड़ भूमि में विद्यमान जंगलों को वृक्ष विहीन कर दिया गया। खेत से काटी गई तंबाकू की कच्ची पत्तियों को भी कड़क सुखाने के लिए वृक्षों से ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। विशेषज्ञों का मत है कि 1000 सिगरेटों के तंबाकू को पकाने के लिए लगभग 100 टन लकड़ी की जरूरत पड़ती है। 100 टन लकड़ी औसतन 2 पेड़ों से प्राप्त होती। प्रतिदिन भारत में 17 करोड़ सिगरेटें तथा 44 करोड़ बीड़ियां बनती हैं। 500 बीड़ी अथवा सिगरेटों के तंबाकू को पकाने में एक वृक्ष जला दिया जाता है। इस हिसाब से 10 करोड़ सिगरेटों तथा 45 करोड़ बीड़ियों को बनाने में 12,20,000 पेड़ों के ईंधन की जरूरत होगी।
इस प्रकार एक वर्ष में जितने सिगरेटों तथा बीड़ियों का उत्पादन होगा उनके लिए 43 करोड़ 92 लाख वृक्षों के ईंधन की आवश्यकता होगी। अर्थात मात्र बीड़ी और सिगरेट जैसे हानिकारक वस्तुओं के लिए प्रतिवर्ष 33 करोड़ 62 लाख वृक्षों को नष्ट कर दिया जाता है। लगभग एक वृक्ष में कुल लकड़ी 50 टन के बराबर होती है। भार के रूप में क्षति जोड़ी जाए तो एक दिन में वह 6 करोड़ 10 लाख टन होगी। वैज्ञानिकों ने विगत दिनों हुए शोध के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रकृति संपदाओं में सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु वृक्ष है। वैज्ञानिकों ने विगत दिनों हुए शोध के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है प्रकृति संपदाओं में सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु वृक्ष है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही तरह के उससे लाभ हैं। प्रत्यक्ष की तुलना में परोक्ष लाभों की कीमत कई गुनी अधिक है। मोटा निष्कर्ष विशेषज्ञों ने यह निकाला है कि एक वृक्ष अपने 50 वर्ष के जीवन काल में ऑक्सीजन, वातावरण परिशोधन तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में जितना योगदान देता है उसकी कीमत यदि पैसों में लगाई जाए तो लगभग 15 लाख रुपए के बराबर होगी। अर्थात एक वृक्ष की परोक्ष सेवाओं की कीमत 15 लाख रुपए के बराबर है। बीड़ियों एवं सिगरेटों के तंबाकू को पकाने में प्रतिदिन जितने वृक्ष कटते हैं उनकी कीमत यदि इस हिसाब से लगाई जाए तो वह 18 अरब 30 खरब रुपए प्रतिदिन के लगभग होगी। वर्ष भर के आंकड़े निकाले जाएं तो क्षति की राशि 65,088 खरब रुपए तक जा पहुंचेगी। इसे मनुष्य की अदूरदर्शिता कहना चाहिए कि वह प्रत्यक्ष लाभों को ही महत्व देता है, दूरगामी परिणामों पर उसका ध्यान नहीं जा पाता। प्रत्यक्ष लाभ यह है कि देश को बीड़ी तथा सिगरेट के उत्पादन से प्रतिवर्ष करोड़ों का लाभ होता है, पर इससे होने वाली दूरगामी हानियों पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह प्रत्यक्ष लाभ अंततः महंगा ही पड़ा। वृक्षों की कटाई से जितनी हानि प्रतिवर्ष होती है वह प्रत्यक्ष लाभ की तुलना में सैकड़ों गुनी अधिक होगी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1 एकड़ तंबाकू को पकाने के लिए 1 एकड़ का हरा भरा जंगल जलाकर खाक कर दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि वृक्षों में बादलों को आकर्षित करने के साथ साथ विशिष्ट क्षमता बरसते हुए पानी को अवशोषित करने की होती है। पेड़ों की जड़ों में प्रति एकड़ 100 टन पानी सोखने की सामर्थ्य होती है। वह पानी वृक्ष को हरा भरा रखने के साथ साथ समीपवर्ती भूमि को भी नमी प्रदान करता है। तंबाकू उत्पादन के लिए हरितिमा पृथ्वी की सुषमा की बलि चढ़ाने की अदूरदर्शिता मात्र अपने देश तक ही सीमित नहीं है, तीसरी दुनिया के अनेकों देशों में विद्यमान है। कुछ दशकों पूर्व केनिया की सरकार ने तंबाकू की खेती के लिए वहां के किसानों को प्रोत्साहित करना आरंभ किया। सरकार को इससे अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई। किसानों को लाभ यह हुआ कि उन्हें कम मेहनत से अधिक धन प्राप्त हुआ, पर उसका दुष्प्रभाव वहां यह दिखाई पड़ रहा है कि केन्या का पूर्वी पहाड़ी भाग, जहां की पिछले 1 दशक से तंबाकू की खेती होती चली आ रही थी, अब अपनी उर्वरा क्षमता गंवा बैठा है। स्थानीय पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। जहां कभी नैनाभिराम हरियाली नजर आती थी वहां अब उजाड़ जंगल दिखाई पड़ता है। तंबाकू की खेती तथा उसे पकाने में वृक्ष संपदा का एक बड़ा भाग नष्ट हो चुका है। जिन स्थानों पर तंबाकू की खेती की जाती है प्रायः वहां ईंधन की लकड़ी का अभाव पड़ जाता है। साथ ही भूमि की उर्वरा क्षमता नष्ट हो जाने से रेगिस्तान के फैलाव की गुंजाइश बढ़ जाती है। नाइजीरिया की सरकार ने तथा वहां के किसानों ने तंबाकू उत्पादन के प्रति कुछ समय पूर्व तक विशेष उत्साह दिखाया था, जिसका परिणाम यह निकला है कि नाइजीरिया के पश्चिमी भाग से लेकर पूर्वी भाग तक सर्वत्र तंबाकू की खेती होने लगी। आसन्न संकट की ओर वहां के विशेषज्ञों का ध्यान तब गया। उन्होंने देखा कि देश की भूमि उर्वरा क्षमता गंवाती जा रही है और रेगिस्तान क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। खोजबीन करने पर विशेषज्ञों ने तंबाकू के विषाक्त प्रभाव को प्रमुख कारण बताया। अब सरकार ने एक सीमित क्षेत्र को छोड़कर तंबाकू की खेती पर पाबंदी लगा दी है। तंबाकू की खेती से उत्पन्न होने वाले संकट से दूसरे देश सतर्क हो रहे हैं तथा यह अनुभव कर रहे हैं कि तात्कालिक लाभ देने वाला यह उत्पादन कुल मिलाकर अत्यंत घाटे का सौदा है। अपने देश को भी इससे सबक लेना चाहिए। अन्न की कमी के कारण करोड़ों व्यक्ति एक जून पेट भरकर गुजारा करते हैं।
निरर्थक वस्तु के उत्पादन में कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग लगा रहे और अंततः अपनी खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता गवा बैठे। इससे बढ़कर क्षति दूसरी कोई नहीं होगी। संबद्ध उद्योग में लगे व्यक्तियों को देश और देशवासियों का भी ध्यान रखना चाहिए तथा सोचना चाहिए कि इस विष के उत्पादन से वे देश और समाज को क्या दे रहे हैं। तंबाकू का तो यह एक उदाहरण मात्र है। ऐसी कितनी ही वस्तुएं हैं जिनके उत्पादन में देश की एक बहुत बड़ी धन शक्ति और श्रम शक्ति लगी हुई है। शराब भी उसी के अंतर्गत आती है। श्रृंगार के अनेकानेक कृत्रिम संसाधनों के निर्माण में देश की विपुल संपदा लगी हुई है। उपयोगिता की कसौटी पर कसा जाए तो मालूम होगा कि उनकी आम व्यक्ति को राई रत्ती भर आवश्यकता नहीं है। उतनी पूंजी अन्य उपयोगी दैनंदिन जीवन की वस्तुओं के निर्माण में नियोजित कर दी जाए तो समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी भारी सहयोग मिलेगा। संबंधित नीतियों के निर्धारण में सरकार भी अपना अंकुश कड़ा कर दे तो जिन व्यक्तियों का उद्योगों पर आधिपत्य है उन्हें भी विवश होकर उन वस्तुओं के उत्पादन की ओर उन्मुख होना पड़ेगा जो समाज और देश की प्राथमिक और अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। देश एवं समाज की प्रगति तथा सही अर्थों में समुन्नति की जिन विचारशीलों को चिंता है उनका कर्तव्य है कि संबद्ध विषय पर गंभीरता से विचार करें तथा उत्पादन के उपयुक्त और उपयोगी मापदंडों पर आधारित अर्थ नीति निर्धारित करें। ऐसी नीति जो विवेकपूर्ण ढंग से प्रगति का पथ प्रशस्त करती हो। प्राकृतिक विभीषिकाओं का कारण एवं निवारण। धर्म, कर्तव्य और सेवा साधना के साथ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कसौटी भी जुड़ी है। जिस कार्य से जितने अधिक लोगों का लाभ होता है, जितने व्यापक क्षेत्र में उसके सत् परिणाम होते हैं, उसे ही उच्च स्तर का धर्म कहा जा सकता है। इस दृष्टि से वृक्षारोपण को एक परम पुनीत धर्म कर्तव्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा न केवल अधिक संख्या में अधिक लोगों का व्यापक क्षेत्र में हित साधन होता है, बल्कि इसके सत्परिणाम पूरी मनुष्य जाति के लिए लाभदायक और हितकारक सिद्ध होते हैं। मनुष्य और वृक्ष का जीवन परस्पर अति घनिष्ठता के साथ जुड़ा है। वह श्वास द्वारा जो गंदी वायु बाहर निकालता है, वृक्ष उसे पी लेते हैं और उस वायु को शुद्ध करके प्राण वायु के रूप में मनुष्य को वापस लौटा देते हैं। इस आदान प्रदान पर वायुमंडल की शुद्धि भी निर्भर है। तेजी से बढ़ते जा रहे यंत्रीकरण के इस युग में तो वृक्षों का महत्व और भी बढ़ गया है। यह तो सभी जानते हैं कि हवा का मिलना ही पर्याप्त नहीं है, हवा मिलने से भी ज्यादा आवश्यक उसका शुद्ध होना है। इन दिनों बड़े बड़े कारखाने, रेल मोटरें, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, फैक्ट्रियां और मोटर कारें जितना अधिक धुआं वायुमंडल में उगलती हैं, वह हवा में मिलकर उसकी शुद्धता को नष्ट ही करता है। पिछले दिनों पृथ्वी के वायुमंडल में प्राणवायु तेजी से कमी होती जा रही है तथा दूसरे तत्व यथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि बढ़ रहे हैं। इस स्थिति के लिए बढ़ती हुई यांत्रिक सभ्यता को ही उत्तरदायी ठहराया गया है। साथ ही इस वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए वृक्ष लगाने और वनस्पतियों का संवर्धन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने के साथ वृक्ष वनस्पति वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं। जहां घने पेड़ होते हैं वहां वर्षा भी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल मनुष्य का सर्वोत्तम, सुपाच्य, स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक भोजन है। रोगी निरोग, बाल वृद्ध सभी को इस अमृत उपलब्धि से तृप्ति और तुष्टि मिलती है। नयनाभिराम पल्लव और पुष्प उदास मन को उल्लास से भर देते हैं। इसलिए वृक्षारोपण के महत्व को समझाया जाना चाहिए तथा इसे भी रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रमों का एक अंग बनाया जाना चाहिए। खेद है कि मनुष्य जीवन से बहुत घनिष्ठ संबंध रखने वाले वृक्षों की न केवल उपेक्षा ही की जाती है, वरन उनको तेजी से नष्ट भी किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आई विभिन्न प्रदेशों में भयंकर बाढ़ों का कारण भी वृक्ष वनस्पतियों और वनों का तेजी से नष्ट होते जाना है। सरकार बाढ़ों की रोकथाम के लिए अनेक योजनाएं बनाती है। इस दिशा में जो थोड़े बहुत प्रयास होते हैं वे अगले वर्ष ही विफल सिद्ध हो जाते हैं।
इसका कारण समस्या के मूल कारण को न समझ पाना तथा उन्हें दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। इस तथ्य को विशेषज्ञ एक मत से स्वीकार करते हैं कि जिस देश में वन संपदा का नाश किया जाएगा वहां बाढ़ संकट भी दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। इस तथ्य का प्रमाण अपने ही देश में देखा जा सकता है। भारत में वन संपदा ज्यों-ज्यों नष्ट होती जा रही है त्यों-त्यों प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। भारत में वर्ष भर में 4 मास ही वर्षा होती है, जबकि संसार के बहुत से देशों में 12 महीने पानी बरसता है। फिर भी वहां की नदियों में उतनी बाढ़ें नहीं आती जितनी कि अपने देश में आती हैं। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि वर्षा ऋतु के समय में अपने देश में काफी अधिक घनी वर्षा होती है, जिससे बाढ़ें आ जाती हैं। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि संसार के कई देशों में मानसूनी वर्षा होती है, फिर भी वहां की नदियां यहाँ की अपेक्षा कम विनाश करती हैं। बाढ़ों की बढ़ती जा रही गति संख्या का प्रधान कारण वन संपदा का नष्ट हो जाना है। वर्षा की बूंदें जब घने जंगल में उगे वृक्षों पर गिरती हैं, तो उनका बहुत सा पानी वे पत्ते ही सोख लेते हैं और कुछ का वाष्पीकरण भी हो जाता है। अधिक वर्षा के कारण पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, उनमें वेग होता है और वे जमीन को काटती हैं, जबकि वृक्ष वनस्पति उस वेग को कम कर देते हैं। पेड़ पौधों द्वारा वर्षा का बहुत सा जल सोख लिया जाता है, जबकि खुले मैदान में वह पानी बह निकलता है। इस संबंध में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि यदि लगातार 15 घंटे तक पानी गिरे और एक साथ 6 इंच वर्षा हो, तो सघन वनों में एक बूंद पानी भी जमीन की सतह से नदी नालों से नहीं बहेगा। सीधे जमीन पर गिरकर बहने वाला पानी जमीन को काटता हुआ चलता है। इस पानी में मिट्टी के बारीक कण मिल जाते हैं, जो नदियों में पहुंचकर उन्हें उथला बना देते हैं। मटमैले पानी का घनत्व चूंकि स्वच्छ पानी से अधिक रहता है, इसलिए वह बहते समय मिट्टी को अधिक खरोंचता हुआ नदियों में जाता है और नदी की तलहटी में मिट्टी भरता जाता है। इस प्रकार नदी प्रतिवर्ष उथली होती जाती है। उथली होती जा रही नदियों का पाट भी प्रतिवर्ष चौड़ा होता जाता है और चौड़े पाट वाली ये नदियां प्रायः अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं, जिसके कारण प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ एक विस्तृत भूभाग में जान माल का सत्यानाश करके चली जाती है। इसके विपरीत वनों में खड़े हुए सघन पेड़ों से छनकर निकलने वाला पानी काफी स्वच्छ रहता है। वह पत्तों से धीरे धीरे कम वेग के साथ जमीन पर गिरता है और भूमि पर उगे हुए घास फूस से शनैः शनैः बाहर निकलता है। इस स्वच्छ जल में नदी को और गहरा बनाने की शक्ति रहती है। यही कारण है कि जहां घने वन पाए जाते हैं वहां बाढ़ें कम आती हैं। अमेरिका में बाढ़ों को रोकने के लिए अन्यान्य व्यवस्थाओं के साथ साथ वनस्पति संवर्धन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इस दृष्टि से वृक्षों का होना मानवीय जीवन और उसकी संपदा की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। कोई व्यक्ति वृक्ष ना लगा सके तो भी इतना तो किया ही जा सकता है कि हरे पेड़ों को काटा ना जाए। वृक्ष के सूख जाने पर उन्हें काटना आवश्यक हो जाता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी मनुष्य या प्राणी के मर जाने पर उसे जलाना, गाड़ना या फेंकना। लेकिन अपने लाभ के लिए किसी जीवित मनुष्य को मारना अपराध है। उसी तरह हरे भरे वृक्षों को काटना जीव हत्या से कम बड़ा पाप नहीं है। इस संबंध में अमेरिका के क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा प्रस्तुत किया है, जो पर्यावरण संतुलन के ऊपर असाधारण प्रकाश डालता है। विशेषज्ञों के एक दल ने विश्व के विभिन्न स्थानों की जलवायु के परीक्षण के दौरान पाया कि आयरलैंड के आल्स्टर प्रदेश में पर्यावरण एवं प्रदूषण अपराध की घटनाओं में परस्पर बड़ा सघन संबंध है। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि घटनाओं का अनुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ सबसे अधिक पाया गया। संबंध कारणों की खोजबीन करने के लिए वैज्ञानिकों की एक यंत्रों से सुसज्जित टोली यहाँ पहुंची। वहां के वातावरण का गहरा विश्लेषण किया गया।